रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल एपिसोड 5। अब आगे एकदम से गन शॉट की आवाज जैसे उन शांत पहर में गूंज सी गई और फिर गहरा सन्नाटा। अनामिका के हाथ में अब भी गन थी जो सामने टिकी थी। अद्विक एकदम सुन खड़ा था। तभी एकदम से उसने किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा जहां थोड़ी दूरी पर एक आदमी गिरा पड़ा था। गोली ठीक उसकी राइट शोल्डर पर लगी थी, एकदम निशाने पर, जैसे जानबूझकर मारी गई हो। मतलब साफ था, वो आदमी जो भी था उसका निशाना अनामिका नहीं बल्कि अंडस्को अद्विक था। अद्विक ने एकदम से पलटकर अनामिका को देखा। वही अनामिका अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी करके उस आदमी को देख रही थी। वही अद्विक उसे। एकदम से अनामिका ने अपनी नजरें ठीक अद्विक की ओर की। दोनों की नजरें आपस में टकराए। अद्विक एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक अनामिका के सामने नजरें अब भी उसकी नजरों पर टिकी थी। कुछ अलग, कुछ अनकहा सा, कुछ एहसास। तुम्हें गन चलाना भी आता है लिटिल स्प्रकल? अद्विक ने क्यूरोसिटी से पूछा। फिर एकदम से उसने अनामिका को गले लगा लिया और फिर वही पुराने वाले अंदाज में उसने अनामिका से कहा, लिटिल स्पार्कल, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी? अनामिका तो पहले उसके गले लगाने से हल्की शॉक हो गई, फिर से अजीब सा एहसास उसे होने लगा और अब उसकी बात सुनकर अब सच में उसे गुस्सा आने लगा। मतलब हद है, अभी इस इंसान की जान जाने बाल थी, लेकिन मजाल है जो उसे कोई फर्क पड़ा हो और वो उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहता है अंडस्को। अनामिका ने गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए चिढ़े हुए आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो? अद्विक ने बेशर्मी से फिर थोड़ा झुकते हुए कहा, हाँ, बस तुम्हारे लिए। अनामिका उसकी बात सुन एकदम से गहरी नजरों से उसे देखने लगी, जैसे उसके अंदर तक झंकना चाह रही हो। वही उसे अपनी आंखों में देखते हुए देख अद्विक हल्का मुस्कुरा दिया। उसका मुस्कुराहट इतनी हसीन थी जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखेर दिए हो। अनामिका एक पल उसकी उस मुस्कान को देखती रह गई। क्या तुम मुझे नजर लगाना चाहती हो लिटिल स्पार्कल? अद्विक ने एकदम से कहा, वो जैसे अपने होश में आए हो। वॉट? क्या बकवास है अंडस्को? अपनी हद में रहो एंड डोंट कॉल मी दैट स्टूपिड नेम। मैं तो कहूंगा, बार बार कहूंगा, स्पार्कल अंडस्को। अद्विक ने भी एकदम से उसे टीस करते हुए जवाब दिया। उसे अनामिका को तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वही अनामिका अब फ्रस्ट्रेट हो गई। पिछले 1 घंटे से ये इंसान उसे गुस्सा दिला रहा था। उसने अब अपनी कदम एकदम से आगे बढ़ते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, डोंट यू डेयर टू कम अगेन अंडस्को। इस बार वो आवाज एकदम शांत ठहरी हुई लेकिन गहरी थी, जिसमें अलग ही वार्निंग छिपी थी। उसने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी वो आदमी जिसने अद्विक पर गन पॉइंट की थी वो उठा और एकदम से उसने गन सीधा अनामिका की तरफ मोड़ दिया। अद्विक जो वहां खड़ा था, एकदम से उसकी आंखें गहरी हो गई। वो अभी कुछ करता कि तभी सामने का नजारा देख एकदम चौंक गया, क्योंकि उसी समय अनामिका ने बिना पीछे मुड़े उस आदमी के सर के बीचों बीच सूट कर दिया और टेढ़ी नजरों से उसे देख बस इतना कहा, स्टूपिड पीपल, और एकदम से अपनी बाइक पर बैठी और बिना अद्विक को देखे वहां से चली गई। वही अद्विक वहां खड़ा रहा, एक तक उस रास्ते को देखता रहा जहां से अभी अभी अनामिका गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हुए कहा, माई डेंजरस स्पार्कल, बट आई लाइक इट, कहकर हल्का सा मुस्कुराते हुए चांद को निहारने लगा, जैसे कुछ तय कर लिया हो। कुछ पल ठहर कर हल्का सा मुड़ा और अब उसकी नजर सामने उस आदमी पर गई जो मर चुका था। अद्विक की आंखें हल्की गहरी हो गई। वही दूसरी तरफ अनामिका जैसे ही वहां से निकली कुछ बाइक्स उसका पीछा करने लगी। वही अनामिका आराम से बाइक चलाते हुए जा रही थी। उसका चेहरा हेलमेट से कवर था लेकिन होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसने एक बार साइड मिरर में देखा, उसके पीछे लगभग 10 बाइक्स थी। अनामिका ने हल्के से कहा, नोट बात, तो मोहरे ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अनामिका ने एकदम से अपना रूट चेंज किया, एकदम सुनसान रोड की तरफ मोड़ा। वही पीछे सबसे आगे वाली बाइक पर बैठा आदमी ने अपने बॉस ने कहा, ये लड़की तो वो सुनसान इलाके में जा रही है। दूसरे ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, वैसे तो हमें इसका काम तमाम करने के पैसे दिए थे, लेकिन अब ये खुद मौत के नजदीक आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी सभी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं और थोड़ी दूर जाकर एकदम से सब अपनी बाइक रोकते हैं और एक एक करके सभी उतरकर इधर उधर अनामिका को ढूंढने लगते हैं। एक ने कहा, कहाँ गई वो लड़की? उसकी बाइक तो वहां सामने है, ढूंढो उसे, यही कही होगी।
आज के आज उसे खत्म करना है। सभी अनामिका को ढूंढने लगते हैं। तभी सभी को एक आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो। उसकी आवाज सुनकर सभी की आंखें फैल जाती है, जैसे कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सामने अनामिका आराम से चलते हुए उसके तरफ ही आकर कुछ दूरी पर रुक जाते रहे और एक साथी मुस्कान के साथ उन सभी को एक नज़र देखते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख ली है? वही उन गुंडों का बॉस एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, ढूंढ तो हम तुझे ही रहे थे और तू खुद हम सभी के सामने आ गई। वैसे जो भी कहो, चीज तो बड़ी कमाल की है, तू बिल्कुल नाजुक फूल। वो गुंडा एक कदम आते हुए अपने सीने पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए कहता, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और इस फूल को मसलने में बड़ा आएगा। क्या बोलते हो सभी? कहकर पीछे अपने साथियों को देखते हुए एक गंदी हंसी हंसते हुए अनामिका की तरफ बढ़ जाता है। वही अनामिका एकदम शांत खड़ी थी, अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले उसने एकदम से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए हल्की लेकिन बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, मुझे भी खेल खेलना बेहद पसंद है। उसकी आवाज बेहद क्रीपी साउंड कर रही थी। होठों पर अब भी अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन आंखें में एकदम से मुड़ा और था। वही उसका जवाब सुन वो गुंडा एक पल के लिए ठिठक गया। अनामिका के बोलने और देखने वाली नजरें ही कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन तभी उस गुड्डे ने गुस्से से अनामिका को देखते हुए जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, तभी एक पल के लिए एकदम से वहां जैसे सन्नाटा छा गया और उसे इंसान की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज गई, क्योंकि अनामिका ने एकदम से धारदार चाकू उसकी दोनों आंखों में घुसा दिया। वो आदमी तड़प कर चीख उठा। वही उसकी इतनी दर्दनाक और खौफनाक हालत देखकर सभी लोग कांप उठे। अनामिका का चेहरा बिल्कुल भवहीन, बिना किसी इंसानियत के बेहद डरावना लग रहा था। खून की कुछ छींटे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने एकदम से सर टेढ़ा किया और उन दोनों चाकू को एकदम ने उसकी आंखों के अंदर बेरहमी से डाल दिया, जिससे उस आदमी की चिक निकल गई और उसने वही ट्रैप्ड हुए दम तोड़ दिया। अनामिका की बेदर्दी देखकर वहां मौजूद सही एकदम से कांप गई और अपने कदम पीछे करने लगे। लेकिन क्या ये लोग अब भाग सकते थे? शायद अंडस बिल्कुल नहीं। उस सुनसान सड़क पर एकदम शमशान घाट जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां अब कुल 9 लोग मौजूद थे और अभी कुछ पल पहले ही उनके एक आदमी की मौत हो चुकी थी, वो भी इतनी बेरहमी से। इस भयानक नज़ारे को देख उनमें से कुछ लोगों ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा, जो शायद उन सबका बॉस था, उसने गुस्से से अपने आदमियों की तरफ पलट कर कहा, अरे निकम्मो, अंडस को कहाँ भाग रहे हो? अंडस को हम 9 हैं और ये एक अकेली लड़की कितने देर टिकी पाएगी? पकड़ो इसे तो अब मैं खुद ऐसी मौत मारूंगा कि ये मौत की भी रूह कपेगी। वो गुस्से से सामने खड़ी अनामिका को देखते हुए बोला, जो अभी भी बेखौफ वही खड़ी थी, बिल्कुल शांत। अंडस को लग ही नहीं रहा था जैसे अभी अभी उसने एक इंसान को इतने बेरहमी से मार डाला है। चेहरे पर एक शिकन तक नहीं उसके। अंडस को इतनी शांत थी वो, ठीक वैसे ही जैसे तूफान के पहले की ये शांति हो। उन गुंडों के बॉस ने अपने लोगों को कुछ इशारा किया, जिससे वो लोग जो अभी थोड़ा डर रहे थे वो हिम्मत करके आगे आए और फिर गुस्से से अनामिका की तरफ एक साथ अपने हाथों में हथियार लेकर दौड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी के हाथ में लोहे के रॉड थे, किसी के हाथ में धारदार चाकू। इसी के साथ बिना देरी किए अनामिका पर चारों तरफ से हमला कर दिया। लेकिन तभी अंडस को अनामिका ने स्विफ्टली उन सभी के वार को डॉज किया जैसे ही कोई बच्चों का खेल हो, और एकदम से उन गुंडों पर बिना किसी रहम किए टूट पड़ी। उसके मूव्स इतने शार्प और प्रोफेशनल थे कि आंखें भी धोखा खा जाए। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक से अनामिका पर अपने चाकू से वार करना चाहा, लेकिन अनामिका ने तुरंत उसके कलाई पकड़ ली और तभी एक कट की आवाज आए, अंडस को। मतलब साफ था, उस आदमी के हाथ की हड्डी पूरी टूट चुकी थी। तभी अनामिका ने लगातार उसके गर्दन पर अपने चाकुओं से वार किया, जिससे वो आदमी सूखे पत्ते की तरफ जमीन पर गिर गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो अचानक मुड़ी और सामने से आ रही 2 लोगों की गर्दन दबोच कर अपने बाह से ही उन दोनों की गर्दन तोड़ डाली, जिससे उसकी ताकत का अंदाज लगाया जा सकता था, शायद उससे भी ज्यादा। ऐसे ही कुछ ही देर में वहां जैसे खूनी होली खेली गई हो, ऐसा नज़ारा था। हर तरफ लाश के चीथड़े पड़े थे। हर लाश इतने बुरी हालत में थे कि पहचानना मुश्किल था।
और वही बीच में खड़ी वो 18 साल की लड़की इतने खतरनाक लग रही थी। बिल्कुल बेदर्द अंडस्को जैसे, उसके सीने में दिल ही न हो, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे तक खून से रंगी थी। उन लाशों के बीच ये नज़ारा बेहद खौफनाक था। किसी आम इंसान के देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था। वही उन सभी का बॉस कोने में परा कांप रहा था। वो घुटनों के बल बैठा आंखों में खौफ लिए अनामिका को देख रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, मुझे मत मारना, प्लीज माफ कर दो, मत मरना मुझे, आप जो बोलोगी वो सब करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, गलती हो गई मुझसे, बहुत बार गलती। वो बरबराते हुए बस यही रटे जा रहा था। अनामिका ने धीरे से अपने गर्दन टेढ़ी किए और एकटक उस इंसान को देखने लगी। वही उसके नज़र खुद पर पाकर उस गुंडे ने झट से अपने नजरें नीचे कर ली और बस रोए जा रहा था, क्योंकि सामने खड़ी अनामिका के नजरें इतनी क्रीपी और खतरनाक थी कि उसकी नजरों में देखना नामुमकिन था। अनामिका धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ने लगी। वही वो आदमी डर से पीछे खिसकने लगा और रोए जा रहा था। वो इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अनामिका ठीक उसके सामने रुकी। वो आदमी अब तेजी से पीछे खिसकते हुए एकदम से एक पेड़ के पास चिपक गया। पीछे जाने का रास्ता तो था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि उठ भी सके। वही अनामिका उसकी हालत देख एक क्रीपी स्माइल किए उसे देखने लगी। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक इंजेक्शन पर गई। उसने वो इंजेक्शन उठाया और गौर से उस इंजेक्शन को देखा, जिसमें हल्की ग्रीन कलर की एक लिक्विड थी। अनामिका की नज़रें सीधे उस गुंडे के नज़रों से जा मिली। वो गुंडा इतना डर गया कि उसने बोलने शुरू कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस मामूली गुंडा हूँ। हमें आपको ये इंजेक्शन देने के कॉन्टैक्ट मिला था, मुझे नहीं पता कौन था वो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। अनामिका ने कुछ पल उसे गहरी नज़रों से देखा और एकदम शांत आवाज में कहा, और क्या कहा गया था, तुम्हें मेरे साथ करने के लिए अंडस्को हूँ, अंडस्को। वही उसकी इतने शांत आवाज सुनकर वो गुंडा आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा, लेकिन उसने डरते हुए अपनी नजरें चुराने लगा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अनामिका उसका रिएक्शन देख हल्का मुस्कुराए, फिर एकदम से वो इंजेक्शन को देखते हुए बोली, क्या होगा अगर ये इंजेक्शन तुम्हें लग जाए। वो गुंडा एकदम से घबरा गया। उसे नहीं पता था इंजेक्शन में कौन सा लिक्विड है, लेकिन इस काम के उसे 50 लाख मिले थे तो जरूर कुछ खतरनाक जरूर होगा इस इंजेक्शन में। उसने एकदम से अपने हाथ जोड़ लिए और गिरगिरते हुए बोला, मुझे नहीं पता इस इंजेक्शन में क्या है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस ये इंजेक्शन आपको लगाने के लिए कहा गया था। कॉन्ट्रैक्ट मुझे फ़ोन पर मिला था, एक लड़की थी, मैं नहीं पता, लेकिन पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे और उसने आपके साथ गलत करने के लिए और चोट पहुंचाने के लिए कहा था। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसके चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी वहां एक गन शॉट की आवाज आई। अनामिका ने गन सीधे उस आदमी में प्राइवेट पार्ट पर चला दे। उस आदमी के दर्दनाक चीख वहां पर गूंज उठी। तभी उसने सामने देखा, एक और गन शॉट सीधी उसके सर के बीचों बीच लगी और अब उस जगह बिल्कुल खामोशी फैल गई। उस आदमी का शरीर एक तरफ लुढ़का हुआ था, आंखें अब भी खुली हुई थी, जिनमें खौफ देखा जा सकता था। सामने अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, सी यू सून, कहकर मुड़ी और आगे बढ़ते हुए एकदम से मुंह पर उस परी हुई लाश को देखते हुए एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, इनहेल, और वहां से चली गई। रात का वक्त अंडस्को राठौर मैंशन। कियारा अपने रूम में टेंशन ने इधर से उधर घूम रही थी। रात के 1 बजे चुके थे, लेकिन अभी तक जिस खबर का उसे इंतजार था वो अभी तक उसे मिली नहीं थी। उसने फिर से सुबह वाले नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन हर बार की तरह एक ही जवाब, अंडस्को स्विच ऑफ। उसने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ये निकम्मे लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, अंडस्को डैमिट, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और ये बेवकूफ़ लोग। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। अचानक से उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। नो नो नॉट एट ऑल। फिर एकदम से खुश होते हुआ बोली, ये भी तो हो सकता है उन लोगों ने अपना काम कर दिया हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं सुबह बात कर लूंगी, कहकर उसने एकदम से अपना हाथ हिलाया, लेकिन तभी उसे एक भयंकर दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ को देखा जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उस प्लास्टर को देखकर एकदम से उसे अनामिका का वो गुस्से वाला चेहरा और उसका हाथ तोड़ना याद आ गया। वो सोचकर ही उसने चेहरे से हल्के पसीने की बूंद आ गई। वो एकदम से होश में आए और गुस्से से कहा,
अनामिका, वो घटिया 2 टके की लड़की, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ सोचकर वो पगलों की तरह मुस्कुराने लगी और आराम से अपने बेड पर आकर चैन से सो गई। 4th फ्लोर, अनामिका का कमरा। पूरे रूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बालकनी के पर्दे हल्के हल्के हवा से हिल रहे थे। चाँद की रोशनी कमरे में बिल्कुल हल्की आ रही थी। तभी बाथरूम से शॉवर के पानी की आवाज आई। वही अंदर अनामिका शॉवर के नीचे खड़ी थी। नीचे फैले पानी का रंग हल्का लाल हो गया था। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने शुरू किए और साइड में फेंक दिया। वो कपड़े और उसका चेहरा खून से रंगा था, जो पानी के साथ मिलकर बह रहा था। आंखें बंद किए ही एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे कुछ बड़ा सोच रही हो। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। तभी उसका ध्यान उस इंजेक्शन पर गया। उसने धीरे से वो इंजेक्शन उठाया और गौर से उसे देखने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में कुछ तो अजीब था। कहना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है अंडस्को। वही दूसरे तरफ एक आलीशान कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। वही बेड पर लेटा एक शख्स एक टक सीलिंग को घूरे जा रहा था। नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में सामने किसी की गहरी नीली आंखें आ गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठकर सीधे अपनी बालकनी के पास आ गया और एक तक्कर चांद को निहारने लगा। अंडस्को, लिटिल स्पार्कल, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हो मुझे, अद्विक ने आसमान में उस चांद को देखते हुए कहा, जैसे उस चांद में ही अनामिका को देख रहा हो। वो जब से अनामिका से मिला था, तब से उसकी आंखों में, दिमाग में अनामिका का चेहरा जैसे छप सा गया हो। वो कब से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी आंखें बंद करता, अनामिका का चेहरा उसे याद आ जाता। उसके साथ बिताया वो कुछ पल, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके होठ, उसका टच, वो फीलिंग, वो पूरी की पूरी, उसका कोल्ड और रूड जवाब देना, अद्विक का उसे परेशान करना, बेतुके सवाल करना, सब कुछ सब रील की तरफ उसके आंखों के सामने घूम रहा था। आज तक किसी भी लड़की की तरफ वो इस तरफ से क्या अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, और आज वो बिल्कुल पागल आशिक के तरफ अनामिका से फ्लर्ट कर रहा था। अद्विक ने एकदम से अपने बालों को पीछे किया। वो अभी शर्टलेस था, कमाल की बॉडी थी उसकी, फिलहाल इतना हॉट लग रहा था कि सच में कोई देखे तो पागल हो जाए। पर वो तो खुद किसी के पीछे पागल, बबला हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने आंखें बंद की और बेहद गहरे अंदाज से कहा, चलो आज तुम्हारी यादों के साथ ही सोया जाए। स्पार्कल, ना माय स्पार्कल, ओनली माइन। ये कहते हुए उसकी आंखें जैसे सितारों की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जल्द मुलाकात होगी मेरी स्पाइसी स्पार्कल, कहकर वो अपनी ही बात पर मुस्कुरा दिया। कल की घटना के बाद किसी ने भी ज्यादा बात नहीं किया था। राजेंद्र राठौर तो रात भर घर आए ही नहीं, वो सुबह 6 बजे घर आए थे। फिलहाल सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कामिनी के आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल दिख रहे थे। देखकर ही लग रहा था जैसे वो सोई न हो। वही दादा दादी जी भी आ गए थे और राधिका जी किचन से कुछ चीजें लाने गई थी। दादाजी ने एक नज़र सबको देखा और फिर बटलर को कहा कि वो अनामिका को बुला लाए। बटलर ने आदर से अपना सर झुकाया और फिर अनामिका को बुलाने जाने लगा। वही अनामिका का नाम सुनकर अभी अभी आई कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वही कामिनी जो नींद की झपकियां ले रही थी, एकदम से अनामिका का नाम सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया हो। कल की सारी चीजें, अनामिका का देखना, सब कुछ उसे याद आ गया। अब उसकी नींद उड़ गई थी। वही राधिका, राजेंद्र और राघव सभी एक पल के लिए रुके। तभी बटलर ने कहा, छोटी प्रिंसेस आ गई। सभी का ध्यान एकदम से सीढ़ियों पर चला गया, जहां से अनामिका ब्लैक नी लेंथ ब्लैक ड्रेस में, सेलेवेस ड्रेस विद ब्लैक शूज में नीचे आ रही थी। सभी की नजरें उस पर टिक गई। वही दादा दादी एडमिरेशन और प्यार भरी नजरों से अनामिका को देखने लगे। वाकई उनकी पोती हद से ज्यादा खूबसूरत थी और मासूम भी। अब उन्हें क्या पता कि उनकी पोती बस चेहरे से ही मासूम है, बाकी काम शैतानों वाले हैं। अंडस्को खैर, लेकिन सबसे ज्यादा शौक अगर यहाँ कोई था तो वो थी कियारा, जो एक टक आंखें फाड़े अनामिका को देख रही थी, जो हमेशा की तरह ग्रेसफुल और एटीट्यूड वे में डाइनिंग टेबल पर आए और दादाजी और दादी जी को देखकर हल्की मुस्कुराहट से साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। वही राजेंद्र जी और राधिका जी एक टक अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसने उन सभी को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो लोग वहां मौजूद ही नहीं।
प्रिंसेस, देखिए मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है, जरा चखकर बताइए कैसे बना है। कहकर दादी माँ ने बड़े स्नेह से अनामिका की प्लेट लगाने शुरू कर दे। वही कोई था जो गुस्से भरी नजरों से अनामिका को देखे जा रहा था। उस इंसान की ये नजरें अनामिका को बखूबी महसूस हो रही थे। अनामिका ने एकदम से अपनी गहरी नजरों से सीधे कियारा को देखा। वही सिर्फ उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि कियारा ने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इसकी नजरें कितनी खतरनाक है, उसने मन ही मन अनामिका को कोसा। वही उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर अनामिका के होठों के कोन हल्के से मुड़े। वही दादी माँ ने अनामिका के लिए खुद प्लेट सजाई थी। अनु, मेरी बच्ची, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए खास तुम्हारे फेवरेट केसर बाली खीर बनाए है। उसने खुद एक कौर अनामिका की तरफ बढ़ा दिया तो अनामिका ने भी प्यार से वो कौर खा लिया। फिर तभी दादाजी ने भी उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। अनामिका भी बड़े प्यार से इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। वही सभी गौर से अनामिका के एक्सप्रेशन देख रहे थे। दादा दादी के साथ वो कितने अच्छे से बात कर रही हैं और उन लोगों के साथ कितने बदतमीजी से बात की थी कल। कियारा ने जब सबका ध्यान अनामिका पर देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुठियां विच ली, लेकिन तुरंत ही उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और एकदम से प्यार से राजेंद्र जी को कहा, डैड मुझे आज आपके हाथ से खाना है, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं और बहुत दिन हो गए आपके हाथ से खाए हुए, कहकर बड़ी मासूमियत से राजेंद्र जी की तरफ देखने लगी। राजेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्रिंसेस, कहकर उसने एक और उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड आप दुनिया का सबसे बेस्ट डैड हो, और तेजी नजरों से अनामिका को देखा, लेकिन अनामिका जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा हो। वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ। कियारा ये देख चिढ़ गई। वी राजेंद्र जी के भी नजर एकाएक अनामिका के तरफ चली गई। आंखों में कुछ था लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वही कियारा ने ठीक वैसे ही राघव की तरफ देखा तो उसने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे एक कौर खिला दिया। कियारा ने फिर से टेढ़ी नजरों से अनामिका को देखा, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से और जलन से अनामिका को देखने लगी। तभी उसने एकदम से मासूम सा चेहरा बनाकर अनामिका के तरफ देखते हुए कहा, दीदी, लेकिन अनामिका ने उसे इग्नोर किया। कियारा ने फिर थोड़ा जोर से कहा, दीदी क्या आप मुझे वो खीर पास करेंगे, मुझे भी दादी माँ के बनाया हुआ खीर टेस्ट करना है, कहकर एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर अनामिका को देखने लगी। अनामिका अब उसके तरफ मुड़ी और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दूसरी हाथ भी तोड़ दूं? कियारा एकदम से घबरा गई, लेकिन फिर एकदम से नम आंखों से अनामिका को देखते हुए कहा, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तो बस आपसे खीर मांगी थी। अनामिका आराम से चेयर पर टिककर बोली, लगता है तो तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूं अंडस्को। अनामिका, ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कियारा से ऐसे बात करने के? राघव ने गुस्से से कहा। वो बिल्कुल अपनी प्रिंसेस के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। ओहे वही मैं सोचूं, अभी तक बहन के चमचे ने कुछ बोला क्यों नहीं? तो सुनो चमचे, तुम्हारे यूजलेस बहन का एक हाथ टूटा है, दूसरा नहीं, जो वो उठ के कुछ ले नहीं सकती है। या लगता है अल्पविराम में फ्री का खाना खाकर बड़ी कामचोर हो गई है। वही कियारा ने जब अपने लिए कामचोर और यूजलेस सुना तो उसके आंखों में गुस्से से आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहा, दीदी आप क्यों करती है मुझसे इतनी नफरत? वही उसे रोता देख और अनामिका का अपने लिया चमचा कहना जैसे शब्द सुनकर राघव नफरत से अनामिका को देखकर दांत पिसते हुए कहा, तुम निहायत ही बदतमीज हो, अच्छा होता तुम यहाँ आती ही नहीं, काश तुम मेरी बहन नहीं होती। R_AAA मृत चमचे करेक्शन। किसने कहा कि तुम मेरे कुछ लगते हो? लगता है तुम सच में अंधे और बहरे हो। क्या मैंने कहा नहीं था कि ये मेरा माँ बाप भाई सब मर गए हैं? मैंने तो उनका अंतिम संस्कार भी किया था अपने हाथों से। अनामिका अंडस्को राधिके जी गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम बदतमीज लड़की इतने घटिया हो, मुझे पता नहीं था। और क्या कहा तुमने मरे हुए? और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए हमें मारा हुआ कहने के? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हमें मारा हुआ कहते हुए? कहीं न खाए उसके मुंह से ऐसे बात सुनकर राधिका जी को उनके दिल के कोने में एक टिश्सी उठी। उन्हें एकदम से अपने आंखों से सामने वही छोटी सी अनामिका दौड़ते हुए देखिए, जो उनके पीछे पीछे उनका आंचल पकड़कर ममा ममा कहते रहती थी। आज वही कह रही है कि उसने उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
वही उनकी ऊंची आवाज सुनकर अनामिका एकदम से अपने सर को अंगूठे से रब करने लगी। उसके इस एक्शन से दादा दादी दोनों घबरा गए, क्योंकि इसका साफ मतलब था अब अनामिका को गुस्सा आ रहा है। तभी अनामिका ने एकदम अपने आंखें खोली और सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे मिसेस राठौर, क्या मैंने नहीं कहा था मुझे किसी की ऊंची आवाज़त बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अपने वही गलती दोबारा। TCH 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 रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अब गलती की है तो सजा तो मिलेंगी है न अंडरस्को। वही उसकी ऐसे बातें और इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सभी कांप गए और सभी के आंखों के सामने कल का पूरा सीन घूम गया। तभी सभी को एकदम से कियारा के चीखने की आवाज आए। सभी ने घबरा कर कियारा की तरफ देखा तो सभी सुन्न रह गए, क्योंकि अनामिका ने कियारा कर सर सीधे डाइनिंग टेबल पर पटक दिया, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और उसने अब भी उसके गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन नजरें सीधे राधिका जी पर टिकी हुई थी। वही सभी एकदम से उठ खड़े हुए। राघव, राजेंद्र जी एकदम से चिल्लाए, अनामिका छोड़ो उसे, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन मजाल है जो अनामिका ने उनकी सुनी हो, उसकी नजरें तो एकटक राधिका जी पर टिकी हुई थी। राधिका जी एकदम से कांप गए और कियारा के हालात देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका कलेजा फटने को आ गया हो। कामिनी तो खरे कहरे कांप रहे थी और एकदम से पीछे पिलर से चिपक गई थी। वही कियारा जोर जोर से चिल्ला रही थी और रोते हुए बोल रही थी, मॉम डैड भाई प्लीज बहाओ मुझे, मैं मार जाऊंगी, प्लीज दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेचारी का हाथ के साथ अब सर भी फूट गया था। वही राजेंद्र जी और राघव जी कियारा के हालात देख एकदम से अनामिका के पकड़ने दौड़े, लेकिन अनामिका के एक नज़र ने उन्हें अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया। और तभी अनामिका ने सर्द लहजे में राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, माफी मांगो अभी। अंडस्को। अनामिका ने कियारा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी, लेकिन नजरें अब भी एक तक राधिका जी पर टिकी थी। वही कियारा की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। उसके आंखों से इस बार असली आंसू बह रहे थे, दर्द के। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन अनामिका को ढेरों गलियां दे दी थी उसने अब तक। अनामिका से राधिका जी की आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के तंज कसते हुए कहा, लगता है मिसेस राठौर को उनकी प्यारी सरकछाप बेटी अंडस्को अब बिल्कुल प्यारी नहीं है। देखो कियारा कैसी माँ है तुम्हारी, उन्हें तो तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं। देखो एक माफी तक नहीं मांगी जा रही है उनसे। अंडस्को लगता है तुम्हारी मनुष्यत से मिसेस राठौर भी उब गई है। उसने कियारा की तरफ झुकते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। वही कियारा गुस्से से रोते हुए सामने राधिका जी से कहने लगी, मॉम प्लीज सेव मी, प्लीज माफी मांग लो मॉम, जल्दी जल्दी। अंडस्को आप सुन रही है ना? वही अंडस्को। राधिका जी जो बस रोते हुए कियारा को देख रही थी, उन्होंने गुस्से और नफरत से अनामिका के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दोबारा चिखते हुए कहा, तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे माफी मांगूं अंडस्को? बदतमीज लड़की, छोड़ो मेरी बेटी को। एक दिन आए हुए नहीं हुए तुम्हें और आते ही मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तुम सच में मनहूस हो। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब तू मेरी जिंदगी में आई, वो चीखते हुए बोली। तभी अंडस्को। अभी वो आगे बोलती कि अनामिका जो कब से उनकी बकवास सुन रही थी, उसने एकदम से कियारा का चोट लगा हुए हाथों को एकदम से मरोड़ दिया। अब तो जैसे कियारा की जान ही निकल गई। वो हाथ पहले से ही उसका फ्रैक्चर था, अब तो जैसे उसकी हड्डी ही टूट गई हो ऐसा लग रहा था। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया था। इसी के साथ उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला लगने लगा। वही दादा दादी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव और राजेंद्र जी का दिल एकदम से कांप गया। अब उनका सब्र जवाब दे गया था। वो लगभग भागते हुए अनामिका की तरफ दौड़े, लेकिन अंडस्को वही अनामिका की आंखें अब हद से ज्यादा लाल और डरावनी लग रही थी। उसने पास रखी चेयर पर जोर से लात मारी, जिससे राघव जो आगे था वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी भी चीख निकल गई और उसकी चीख के साथ ही कामिनी की भी चीख निकल गई। राघवी अंडस्को। राधिका जी सुन्न रह गई। राजेंद्र जी घबरा कर तुरंत अपने बेटे की तरफ भागे। राधिका जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तो अपनी जगह पर ही जम गई थी। अब तो उनके बोलने की भी हालात नहीं बची थी। हलक में जान अटक गई थी उनकी। उनका सब्र अब जवाब दे गया। आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें अब अनामिका से बेहद डर लग रहा था। वो एकदम से घुटनों पर बैठी और
टूटी हुई आवाज में रोते बिलखते हुए नफरत से अनामिका को देखते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगते हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं भीख मांग रही हूँ, तुमसे छोड़ दो मेरी बच्ची को। कहते कहते उनकी रुलाई छूट गई। वही अनामिका एकटक सामने पड़ी औरत को देख रही थी, जो बदकिस्मती से उसकी जननी थी, क्योंकि माँ कहलाने की वो लायक नहीं थी। ये वही औरत थी जिसके सामने उसकी खुद की औलाद को गोलियों से छल्ली किया गया था, तब उनका दिल नहीं कांपा था। इस औरत ने अनामिका के लिए एक आंसू तक नहीं बहाए थे। अनामिका जो उम्मीद से अपने परिवार को अपने अंतिम समय में देख रही थी, उसने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। और आज अंडस को अपने गोद ली हुए बेटी के लिए ये औरत घुटनों के बल बैठी रो रही है, तड़प रही है, उसके सामने भीख मांग रही है, और अपनी सगी औलाद के लिए आंखों में नफरत लिए उसे देख रहे थे। अनामिका ने घिन से उसे देखा, उसे नफरत भी नहीं बस घिन महसूस हो रही थी इस औरत से। एक समय वो भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, इन दोगले लोगों के सामने भीख मांगी थी उसने, तब उसकी मासूमियत को कुचल कर रख दिया था सबने। वाकई मिसेस राठौर मान गए आपको अपने सड़क से उठाए कचरे से कुछ ज्यादा ही प्यार है आपको, कहकर अनामिका ने झटके से कियारा को नीचे राधिका जी के सामने धक्का दिया। वही कियारा को अपनी गोद में पड़े देख राधिका जी का दिल कांप गया। उनकी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है इस बेदर्द लड़की ने। उन्होंने एकदम से कियारा को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उनका कोई कीमती खजाना मिल गया हो। राधिका जी ने अनामिका की तरफ देखकर रोते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? तुम सच में पत्थर हो, पत्थर। चली जाओ यहाँ से, काश तुम मेरी कोख से पैदा ही नहीं होती। अनामिका जो वहां से जाने के लिए मुड़ी थी, उनकी बात सुन रुक गई। वही उसके रुकते ही जैसे वहां मौत के जैसे खामोशी छा गई। राधिका जी, राजेंद्र जी, राघव, कामिनी सभी की जान सूख गई। तभी अनामिका अपने जगह से धीरे से मुड़ी और धीमे कदमों से राधिका जी की तरफ बढ़ने लगी। वही उसे राधिका जी की तरफ बढ़ते देख इस बार दादा दादी जी भी थोड़े घबरा गए। उसके एक एक कदम के साथ पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। दादी ने धीरे से कहा, अनु। उनकी आवाज सुन अनामिका एक पल रुकी, लेकिन फिर चलते हुए सीधे राधिका के पास पहुंचकर अपनी एड़ी के बल बैठते हुए बेहद शांत लहजे में उनकी आंखों में आंखें डालकर एकदम अजीब आवाज में कहा, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दिल नहीं है मेरे पास। जानती है क्यों? वही उसकी बात सुन राधिका जी के मुंह पर जैसे ताला लग गया हो, आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अनामिका ने इस बार बड़े अजीब तरीके ही उन्हें देखते हुए अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली और बिल्कुल खौफनाक तरीके से कहा, Because I am heartless, so stay in your fucking limits next time, otherwise। उसने इतना कहकर अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और तिरछा मुस्कुरा दी। वही उसकी बात सुन राधिका जी का दिल की धड़कने रुक सी गई। दादी माँ की आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उनकी गालों पर लुढ़क गया। वही विशंबर जी की आंखें भी नाम पर गई। उसकी मासूम और हंसती खेलते बच्ची को इन लोगों ने आज ऐसा बना दिया है जिसके अंदर दिल ही नहीं। हार्टलेस कहना जितना आसान है, उसके पीछे के मतलब उतना ही गहरा होता है। कोई जन्म से ही बुरा या पत्थर दिल नहीं होता, हालात ऐसे बन जाते हैं जो उन्हें बुराई ही तरफ धकेल देते हैं। वही जब एक मासूम की मासूमियत को जब कुचला जाता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अनामिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मासूमियत को उसके अपने ने ही इतने बुरी तरह कुचला, उसकी आत्मा को इतनी बुरी तरह से रौंद दिया कि उसके अंदर की सारी इच्छाएं मर गई और बन गए वो हार्टलेस, जिसके अंदर दिल तो है पर वो उसमें जज्बात मर चुके हैं। अनामिका की बातें सुन सब लोग सुन्न पर गए। वही अनामिका बिना किसी पर ध्यान दिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी आई। लेकिन तभी अंडस को उसे सीढ़ियों के किनारे साइड वाले हिस्से के पास जैसे किसी की परछाई दिखी। किसी के होने का एहसास हुआ जो उसे देखकर तुरंत छिप गई। अनामिका ने एक पल उस तरफ देखा और बिना कोई रिएक्ट किए ऊपर चली गई। उसे ऐसे भी अब इन लोगों की शक्लें देखने का कोई शौक नहीं था। वही उसके जाने के बाद कुछ देर तक किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे अब भी सदमे में हो। तभी सभी को दादी माँ की आवाज आई। दादी माँ एकदम से राधिका जी के सामने और गुस्से से बोली, मिल गई अंडस को तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अब खुश हो न तुम लोग? देखो तुमने हमारी एकलौती राजकुमारी को क्या से क्या बना दिया। अब तो शांति मिल ही गई होगी न तुम्हें बहू।
उन्होंने गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से राधिका जी और राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए तंज कसते हुए कहा, इन लोगों को कुछ भी समझना बेकार है। रागिनी जी, इनके अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। ये सब के सब अंधे हो गए हैं। अब इन्हें अकल तब आएंगे जब ये अपना सब कुछ खो देंगे। दादाजी ने दादी जी को संभालते हुए उन सभी को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा। वही उनकी बात सुन सब होश में आए। राधिका जी ने रोते हुए रागिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, ये आप कैसे बातें कर रही है? आपने देखा न उस लड़की ने क्या हाल किया मेरी बच्ची का? देखी, उसका हाथ तो पहले से तोड़ा, अब तो उसको चोट पहुंचाने पर तुल गई है। ये उस लड़की क्या लगा रखा है बहू अंडस को? उसका नाम अनामिका राठौर है, समझी तुम? और क्या गलत किया? जब तुम लोग जानते हो कि उसे पसंद नहीं कि तुम में से कोई उससे बात करे, तो क्यों तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी ने उसे तंग किया? मेरी पोती से दूर रहो तुम सब। मैं और उसकी दादी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। विशंभर जी ने कड़े लहजे में कहा। उनकी आवाज़ आज भी वैसे ही रोबदार थी जैसे पहले थी। तुम बस इस घटिया लड़की को सहलो जो हमारी बच्ची की जगह खाकर बैठी है, किसी सांप की तरह। दादी जी ने कियारा को नफरत से देखते हुए कहा, और फिर दोनों वहां से गुस्से से अपने रूम में चले गए। वही उनके इतने कड़वी बातें सुनकर राधिका जी का दिल दर्द से भर गया। एक अजीब से बेचैनी उनके मन को घेरने लगी। तभी कमीनी, जो इतने देर साइड कैरेक्टर बानी हुई थी, वो तुरंत राधिका जी के पास आए और तुरंत कियारा को देखते हुए घबरा कर कहा, दीदी पहले कियारा को देखिए, कितना खून बह गया है। न जाने कितना सहा होगा हमारी बच्ची ने उस लड़की के कारण। कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, जैसे कि कमीनी। पता नहीं उस लड़की को इतनी नफरत क्यों है हमारी बच्ची से, जो वो इसे मारने पर तुल गई है। जल्दी इसे लेकर चलिए, कहकर उसने चिता से कियारा की तरफ देखा। राजेंद्र जी, जो राघव को सहले हुए थे, तुरंत होश में आए और बाकी के ख्यालों को झटक कर तुरंत कियारा को गोद में उठाकर बाहर भागे। वही उनके पीछे राधिका जी और राघव और कामिनी भी बाहर निकल गए। वही ऊपर अनामिका रेलिंग के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उन सब के जाने के बाद आराम से अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज किया, और जिधर वो लोग गए थे उस तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, गुड लक कियारा। उसने कियारा शब्द को अजीब लहजे में कहा, जिसमें कुछ अच्छे इर्दे तो बिल्कुल नहीं थे। अनामिका ने एक नज़र फिर से उस पिलर के पीछे देखा और उसकी नज़रें थोड़ी अजीब हो गई। वही दूसरी तरफ द रोज विला जैसा नाम उसकी छवि भी वैसी ही थी। रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का ये विला, जिसके एंट्री पर ही बड़े बड़े गुलाब के पौधे लगे थे जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वही अंदर जाने पर जैसे गुलाब के किसी खूबसूरत महल में आ गए हो ऐसा नजारे थे। चारों तरफ सिर्फ गुलाब के पौधे थे, हर रंग के, जिसमें रेड रोसेस की संख्या ज्यादा थी। जैसे यहाँ के रहने वाला इंसान जो भी होगा उसे गुलाब को लेकर अलग ही ऑब्सेशन है। खैर, इसी वियर के 5th फ्लोर के रूम में एक शख्स एक कैनवस के सामने शिटलेस खड़ा था। शायद वो कोई तस्वीर बना रहा था। एक हाथ में ब्रश थी तो दूसरा हाथ में कलर्स पैलेट थे। उसका चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा था क्योंकि रूम की लाइट डिम थी और फोकस लाइट बस पड़ रही थी। लेकिन उस शख्स के हाथ इस तरह से उन पर ब्रश इतनी बारीकी से चलते जैसे कोई मांझा हुआ कलाकार अपनी कला को बड़े लगन शिद्दत से बना रहा हो। कुछ समय बाद एकदम से उस शख्स के हाथ एक जगह ठहर गए। वो पेंटिंग बन चुकी थी, और ताज्जुब की बात ये थी कि वो पेंटिंग में बिल्कुल रात का समय दिखाया गया था, जिसमें एक लड़की सामने की तरफ खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसके चेहरे पर उसकी जुल्फें अटखेलियां कर रही थी। उस शख्स के होठों पर उस पेंटिंग को देख हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से और मगर गहरे भाव के साथ कहा, स्पार्कल। और तभी वो तस्वीर के थोड़ा करीब आ गया और अब वो चेहरा सामने आया जो लाखों दिलों पर राज करता था। अंडस्को अद्विक ओबरॉय। फिलहाल तो उसके दिल को कोई अपने बंधन में बंधे हुई थी। अद्विक, जिसे अनामिका को देखने की अजीब सी तलब लगी थी, जिसके कारण उसने अनामिका की उसी रात वाली उस छोटी के पास खड़ा देखा था, और वो पहली झलक जैसे उसके दिल और दिमाग दोनों में छाप चुकी थी। अद्विक अनामिका के तस्वीर के बेहद करीब जाकर उसके होठों को, उसके चेहरे को छूते हुए इस कदर शिद्दत और गहराई से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी झलक रही थी। बस थी तो एक गहरी शिद्दत, न कोई लस्त न कुछ गलत भावना, बस एक शिद्दत, जुनून। उसने अनामिका के होठों को छूते हुए गहरे आवाज में कहा,
जानती जो मैं तुम्हें स्पार्कल क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि तुम सच में एक रोशनी बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। मैं नहीं जानता ये क्यों है, और सच कहूँ तो कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। बेशक से कितना भी छुप जाओ, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, और इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा। माई स्पार्कल, जस्ट माइन फॉर एवर। उसकी आवाज में एक सच्चाई, एक गहराई और बेपनाह सिद्धांत दिख रही थी, और कहीं न कहीं कुछ और भी था जो बेहद गहराई में था। अंडरस्कोर। दूसरी तरफ AR ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अनामिका ग्लास वॉल के सामने खड़ी शांति से सामने समुद्र को देख रही थी, जिसकी लहरें कभी बहुत ऊंची होकर अपने साथ कई सारी चीजें बहा कर भी ले जा रही थी, वही बहुत सारी चीजों भी थी जो किनारे पर ही छूट गई थी। उसने उन लहरों को देखते हुए कहा, प्यार, शिद्दत, जुन जैसी बातें बस किस्से कहानियों में अच्छी लगती है, जबकि सच्चाई उससे भी ज्यादा खौफनाक होती है। उसकी बातों में कुछ अधूरा, कुछ टूटा हिस्सा था, और कुछ अनकहे से राज। वो सामने देखते कुछ सोचने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, आंखें एकदम खाली और भावहीन। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंदर आया और आते ही सामने देखा जहां अनामिका वही हमेशा की तरह ग्लास वॉल के पास ब्लैक बुसिनेस सूट में खड़ी थी। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, पता नहीं ये इंसान है या कोई भूत। जब देखो ऐसे ही ठंडे बिना भाव वाले चेहरे के साथ एक ही एक्सप्रेशन रखती है। कहकर वो अनामिका को देख के कुछ न कुछ सोचने लगा। अगर फालतू की बातों और गॉसिप के अलावा काम पर ध्यान दिया होता तो पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अनामिका ने उसे फुल इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर आकर बैठी। वही उसकी बात सुन अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया और सोचने लगा, कहीं बॉस के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है जो इन्हें हर बार मेरी बातें सुनाई दे जाती है। तभी अनामिका ने बिना उसकी तरफ देते हुए कहा, इतना जोर से बोलने के लिए किसने बोल? अर्जुन उसकी बात सुन आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा। कभी अनामिका ने उससे कहा, जो काम मैंने दिया था हो गई है। यस बॉस, अर्जुन ने मजाक से हटकर सीरियस होकर कहा। तभी सामने पड़ी फाइल को देख उसकी एक्सप्रेशन बेहद डार्क हो गए। अंडरस्कोर। अनामिका ने गौर से उस फाइल को देखा और उसके हर एक पन्ने को पलटने के साथ उसके एक्सप्रेशन बेहद डार्क होते जा रहे थे, जिससे सामने खड़े अर्जुन के पसीने छूट रहे थे। उसने धीमे से साधे हुए आवाज में कहा, बॉस, जैसा आपने कहा था, ये उसे भी बड़ा स्कैम है। हमने ट्वाइलाइट एंटरटेनमेंट कंपनी को टेंडर दिया था रियलिटी शोज के साथ और भी शोज कंडक्ट करने के लिए, लेकिन उस कंपनी के सीईओ जतिन रावत के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं टीम से। उसने बहुत सारा घोटाला भी किया है और हमारे कंपनी के नाम पर पब्लिसिटी भी ले रहा है। उसने सोचा कि आप ग्लोबल के सीईओ तो यहाँ है, नहीं तो वो अपने हिसाब से हमारे पैसे लेकर हमें ही डबल क्रॉस करेगा और आप इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। अर्जुन को भी इस बात की जब खबर यहाँ आने के बाद मिली थी कि उसकी कंपनी के नाम का कोई मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो भले ही थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन अपने काम और अनामिका के प्रति उसके वफादारी और ईमानदारी सबसे पहले आती है। अनामिका ने उस फाइल को सामने फेंकते हुए शांत आवाज में कहा, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर सकते हैं। लेकिन इतना कहकर वो थोड़ा रुक गई और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सर टेढ़ा कर उस फाइल पर पड़े एक नाम को गौर से देखने लगी। वो नाम और कोई नहीं, जतिन रावत का था। वही अनामिका की मुस्कुराहट को देख के अर्जुन ने मन ही मन सोचा, पता नहीं जब ये इतनी शांत होती है और ऐसे मुस्कुराती है तब किसी ना किसी का ऊपर का टिकट कटना तय होता है। ये सारे बेवकूफ लोग क्यों बॉस को गुस्सा दिलाते हैं? और अनामिका के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में ही सोचकर डर गया कि वो गद्दारों और धोखेबाजों का क्या हाल करती हैं। सोचकर उसने अफसोस से अपना सिर हिला दिया। तभी अनामिका के आवाज से वो होश में आया और सामने देखा जहां अनामिका आराम से चेयर पर बैठी अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाते हुए गहरी आवाज में कहा, अर्जुन तुम्हें अच्छे से पता है आगे क्या करना है? अंडरस्कोर। यस बॉस, कहकर अर्जुन वहां से जाने लगा। उसे अच्छे से पता था कि अब उसे क्या करना है, और ये तय था कि ट्वाइलाइट एंटरटेनमेंट का बर्बाद होना तय है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो एकदम से अनामिका की तरफ मुड़ा और आगे आते हुए कहा, बॉस, जब से हमने अपना सारा बिजनेस यहाँ मुंबई से सेटअप किया है तब से बहुत सारे कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अनामिका ने अपने एक भावे उठाए जैसे पूछना चाहती हो कि इसमें बताने लायक नया क्या है। अर्जुन ने तुरंत अपनी बात सही की और कहा, वैसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप एक कंपनी है
ओबरॉय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अंडरस्कोर जिनके रिकॉर्ड्स बेस्ट है। और कुछ दिन पहले ही उनकी कंपनी से हमारे कंपनी के लिए एक मेल भी आया है, वो भी हमारे कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। मैंने बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लिए है। इतना कहकर उसने अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे, तो उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, अगर आप कहे तो उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं। अनामिका ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, ओके देन फिक्स द मीटिंग टुमारो। इतना कहकर वो अदर वक्त करने लगी, क्योंकि यह ग्लोबल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी और लगभग हर फील्ड में बिजनेस, ज्वेलरी ब्रांड, टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री और भी बहुत सारे कंपनी और बिजनेस इसके अंदर आते थे। ये सिर्फ नाम नहीं, एक चलता फिरता ब्रांड है, जिसके अलग अलग ब्रांच लगभग हर जगह फैले थे। कुछ लोग को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि यह ग्लोबल की सेओ कैसे देखती है, क्योंकि अनामिका लगभग न के बराबर पार्टीज अटेंड करती थी, वो भी मास्क में। मीडिया में भी उसकी कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन सबको ये जरूर पता है कि इस कंपनी की सेओ बेहद खतरनाक और मिस्टीरियस के साथ क्रूल हॉटेड भी है, जिससे अंडरवर्ल्ड तक के लोग दूरी बनाना सही समझते हैं। अंडरस्को वही दूसरे तरफ कल्याणी अस्पताल हॉस्पिटल के वीआईपी फ्लोर पर एक वीआईपी वार्ड के बाहर बैठे पूरा राठौर परिवार मौजूद था। सबके चेहरे पर परेशानी साफ देखे जा सकते थे। अंदर कियारा का ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए, जिन्हें देख सभी लोग उनके पास आ गए। राधिका जी ने तुरंत चिंता से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है अब? वही राघव तो तुरंत वार्ड के पास गया, जिसके दरवाजे से उसे कियारा बेड पर लेटी हुई दिख रही थी। उसके सर पर और हाथ पर मोटी पट्टी किया हुए था। अपने नाजुक बहन की ऐसे हालात देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत डॉक्टर के पास आकर पूछ, डॉक्टर मेरी प्रिंसेस कैसे है? जल्दी बताइए। कम डाउन, वो ठीक है, सर पर थोड़ी गहरी चोट लगी है जिसे हील होने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या डॉक्टर? कामिनी ने तुरंत घबराते हुए पूछा। तो डॉक्टर ने थोड़े अफसोस से कहा, उसका हाथ पहले से ही फ्रैक्चर था, लेकिन अब अंडरस्को उनके हाथ भी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, जिसे ठीक होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। सो टेक केयर। अल्पविराम में उनकी हाथ पर प्रेशर न पड़े, कहकर वो वहां से चले गए। वही राधिका जी के आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और वही राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और मुठिया काश गई। वो बिना कुछ कहे सीधा वार्ड में गया, जहां कियारा लेटी थी। उसने गौर से उसे देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल बेजान और पीला पड़ा था। अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देख उसने मन ही मन कहा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अनामिका, इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आज तुम्हारे कारण प्रिंसेस इस हाल में है, जिसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, वो तुम्हारे आने के बाद सिर्फ आंसू ही बहा रही है। यू हैव टू पे फॉर दिस एंड आई मीन इट। उसने मन ही मन सोचा और एक नज़र कियारा की तरफ देख प्यार से उसके सर पर 7 फेरा और बिना कुछ बोले तुरंत हॉस्पिटल से निकल गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र जी और राधिका जी वार्ड के अंदर आए, पीछे कामिनी भी आए। राधिका जी ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंसू रोके और राजेंद्र जी भी कियारा को इस हालत में देख दुख से भर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में देखेंगे। खैर, अंडरस्को कुछ देर बाद वो सभी वार्ड के बाहर चले गए, क्योंकि कियारा को अभी बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसके दर्द को आराम मिले। तभी लगभग आधे घंटा बाद एक नर्स अंदर आए, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था उसने। पूरा वार्ड में जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें सिर्फ हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन अंडरस्को वही नर्स कियारा के एकदम नजदीक पहुंचकर गौर से उसका चेहरा देखने लगी। उसके आंखों में एक खतरनाक इरादा साफ देख सकता है। उसने अचानक से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकला और उसे कियारा की ड्रिप वाली बोतल में इंजेक्ट कर दिया। ताजुब की बात ये थी कि उस इंजेक्शन का कलर बिल्कुल हल्का ग्रीन था, जो उस बोतल में जाते ही जैसे घुल गया। उस नर्स ने आराम से उस इंजेक्शन को अपनी पॉकेट में डाला, जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं हो, और वही कियारा के चेहरे के पास बिल्कुल झुककर बारही अजीब नजरों से उसे देखने लगी। और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ कियारा के कान के नजदीक जाकर कहा, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की जगह चुनने की, प्रिंसेस बनने की, लेकिन तूने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। TCH. और जिस इंसान से तूने पंगा लिया है वो तो खुद चलता फिरता शैतान है। सो गुड लक मिस सरकछाप प्रिंसेस।
कहकर उसने जानबूझकर कियारा के हाथ को गुस्से से जोर से झटक दिया, जिस बेहोशी में भी कियारा की एक दर्द भरी आह निकल गई। वही उसे एक नज़र घिन से देख उस नर्स ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज करवा से गायब हो गई। पूरा वार्ड फिर से शांति से घिर गया, जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। वही दूसरे तरफ अनामिका के हाथ में फ़ोन था जिस पर एक मैसेज आया हुआ था, जिसे देख उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। अंडरस्कोर आखिर कौन थी वो नर्स? टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।